प्यारे बच्चों, क्लास 8th की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 किशोरावस्था। ये चैप्टर बच्चों हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था पढ़ना, और हम लोगों ने जाना था कि किशोरावस्था जो होती है वो 11-12 साल से लेकर के जो है 18-19 साल तक की होती है। और इस अवस्था में जो है किशोरावस्था में उम्र के साथ क्या क्या शारीरिक बदलाव होते हैं इसके बारे में, जैसे कि लंबाई में वृद्धि होती है, बनावट में परिवर्तन होता है, स्वर में बदलाव होता है, और साथ ही स्वेद एवं जो तैली ग्रंथि होती हैं उसमें सक्रियता आती है, जिसके कारण कील, मुहासे और फुंसियाँ वगैरह चेहरे पे आ जाती हैं, और जननांगों में भी परिपक्वता हो जाती है जो किशोरावस्था के अंत तक। मानसिक और संवेदनात्मक भी विकास होता है आपका। यहाँ तक हम बच्चों पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के बारे में। अगर हम बात करें बच्चों कि हम किस तरीके से, अगर मान लीजिए कोई बच्चा पैदा हुआ तो कैसे जानेंगे कि लड़का हुआ या लड़की हुआ, तो जो जो उनके जननांग होते हैं उनके आधार पर ही हम जन्म से ही जान जाते हैं कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो लड़का है या लड़की है। तो परंतु कुछ ऐसे लक्षण भी होते हैं जो किशोरावस्था के समय विकसित होते हैं, जो स्त्री और पुरुष में जो अंतर है उसको और ज़्यादा अच्छे से स्पष्ट करते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहा जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया बच्चों द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होंगे, जो कि जो है कुछ समय बाद पश्चात जब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, किशोरावस्था में आते हैं, तब उस समय ऐसे कुछ अच्छे लक्षण होते हैं जो विकसित हो जाते हैं। उन्हीं को जो है, जिसके कारण पुरुष और स्त्री में अंतर को स्पष्ट किया जाता है, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहा जाता है। जैसे अगर हम बात करें बच्चों किशोरावस्था में लड़कों की तो धीरे धीरे करके उनके चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आने लगती है ना, और लड़कियों में जो है वो स्तनों का विकास होने लगता है। और जो लड़के होते हैं बच्चों उनके सीने पर भी बाल आने लगते हैं, और लड़कियों दोनों में ही जो है बगल और जांघों के ऊपरी भाग में भी जो है वो धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े बाल आने लगते हैं। तो ये सब जो होते हैं वो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, जो कि किशोरावस्था के दौरान जो है वो डेवलप होते हैं या पैदा होते हैं। तो यहाँ पर जो है जो ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं बच्चों, उनके नियंत्रण एवं शरीर के विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। और इन जो ग्रंथियाँ होती हैं उनमें से एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ जिसे क्या कहा जाता है, हार्मोन्स होता है, वो भी स्रावित होता रहता है। और द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो होते हैं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से इन हार्मोन्सों के द्वारा जो है वो नियंत्रित किए जाते हैं। और ये हार्मोन शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में समन्वय का भी कार्य करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती हैं वो नलिका विहीन होती हैं, जिसके कारण स्रावित हार्मोन जो है रक्त के साथ मिलकर के सभी अंगों तक जो है वो पहुंचता है और अपना कार्य करता रहता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ जो है ग्रंथियों के बारे में बताया गया, जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जैसे पीयूष ग्रंथि हो गई, थायराइड ग्रंथि हो गई, एड्रिनल हो गया, अग्नाशय हो गया। स्त्रियों में अंडाशय की स्थिति होती है, और जो पुरुष होते हैं उसमें वृषण की स्थिति होती है। तो यहाँ पर मनुष्य के शरीर की जो है प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बताया गया है। अगर हम बात करें श्वेत ग्रंथि और तैल ग्रंथि, लार ग्रंथि जो है कुछ ग्रंथियां हैं जो अपना स्त्राव जो है वहनियों के द्वारा ही स्त्रावित करती हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथियां जनरली हार्मोन्स को सीधे जो है वो रुधिर में ही प्रभावित कर देती हैं, निर्मोचित कर देती हैं, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहा जाता है। लेकिन जो है कुछ ग्रंथियां जो होती हैं जो स्त्राव जो है वाहिनियों के माध्यम से जो है करती हैं, जैसे श्वेत ग्रंथि, तैल ग्रंथि हो गई और लार ग्रंथि वगैरह हो गई। अगर हम बात करें किशोरावस्था में जो वृषण द्वारा पुरुष हार्मोन्स जो होता है वो टेस्टोस्टेरॉन का स्त्राव जो है वो आरंभ हो जाता है, जिसके फलस्वरूप लड़कों में मूंछ तथा दाढ़ी जो है वो निकलने लगती है। इसी तरह जो है अंडाशय की बात करें लड़कियों में तो या स्त्री में, तो हार्मोन्स जो होता है जिसको एस्ट्रोजन का बोला जाता है, एस्ट्रोजन का स्त्राव शुरू होता है, जिससे लड़कियों में भी स्तन विकसित होने लगते हैं। तो इस प्रकार से जो है पुरुष और स्त्रियों में जो है वो द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो है वो दिखने आरंभ हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रजनन तथा जनन स्वास्थ्य के बारे में। तो यहाँ पर प्रजनन और जनन स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं तो किशोरों के जो वृषण नर युग्मक अर्थात शुक्राणु की बात करें, और जो किशोरियों के अंडाशय मादा युग्मक की बात करें या नाड़ु की बात करें, तो वो जो है वो दोनों जो है उत्पन्न करने लगते हैं। यानी पुरुषों में जो है शुक्राणु उत्पन्न होते हैं, और लड़कियों में या किशोरियों में जो होता है और नाड़ु जो है उत्पन्न होने लगते हैं। तब जब ऐसा होने लगता है तो वो कहा जाता है कि वे प्रजनन के योग्य हो जाते हैं। स्त्रियों में जो जनन की अवधि होती है वो 11-12 वर्ष से ही आरंभ होकर जो है सामान्यतः जो है वो 45 से 50 वर्ष की आयु तक जो है होती है। जबकि जो पुरुष होते हैं बच्चों उसमें शुक्राणु उत्पादन की क्षमता जो है स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। और स्त्रियों में जो अंडाशय में अंडाणु परिपक्व होता है और उसके बाद
28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय से एक अंडाणु निकलता है। और अगर अंडाणु जो है निषेचित नहीं होता तो इस अवधि में अंडाणु तथा गर्भाशय की भीतरी दीवार जो होती है वो मोटी हो जाती है और रुधिर वाहिनियों के सहित जो है टूटने लगती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, रक्तस्राव होता है। तो जिसे कहा जाता है माहवारी कहा जाता है या पीरियड्स कहा जाता है। तो इसे जो है ऋतुस्राव या रजोधर्म या माहवारी कहा जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं पीरियड्स होना। तो यदि अंडाशय से निकलने वाला अंडाणु जो है वो निषेचित हो जाता है तो युग्मनज को ग्रहण करने के लिए गर्भाशय की दीवार मोटी होने लगती है और जिससे जो है वो गर्भधारण हो सके। तो इस प्रकार से जो है प्रजनन की प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ती है। अगर हम बात करें जो मादा है तो उसके प्रजनन तंत्र में इस प्रकार का जो रचनात्मक और क्रियात्मक परिवर्तन जो होता है वो एक तरीके से एक चक्र के रूप में होता है, जो कि 28 से 30 दिनों का जो है वो चक्र होता है या उसके अंतराल पर ही रहता है, जिसे कहा जाता है ऋतुस्राव चक्र कहा जाता है। यानी जब आपको पीरियड्स होगा तो वो भी 28 से 30 दिन के बाद ही होगा। तो इस चक्र में अंडाणु जो होता है वो परिपक्व होना, अंडाशय से निर्मोचित होना और गर्भाशय की दीवार का मोटा होना, निषेचन न होने की स्थिति में मोटी दीवार का रक्तवाहिनियों सहित जो है टूटना शामिल होता है। तो इस तरीके से उसके बाद फिर जो है आपका माहवारी या पीरियड्स स्टार्ट होता है। यह चक्र स्त्रियों में जो होता है वो 11-12 वर्ष की आयु से आरंभ होकर के 45-50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। हाँ, यानी 45-50 वर्ष तक जो है उनको पीरियड्स होते रहेंगे। तो पहला ऋतुस्राव चक्र जो होता है वो किशोरावस्था में ही होता है, जिसे रजोदर्शन कहा जाता है। और 45-50 वर्ष की आयु तक जो है पहुँचते पहुँचते चक्र प्राय धीरे धीरे करके जो है वो रुकने लगता है, जिसे रुक जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, रजो निवृत्ति कहा जाता है। ठीक है। और प्रारंभिक अवस्था में ऋतुस्राव चक्र जो होता है अनियमित होता है। जैसे जब स्टार्टिंग में मान लीजिए पीरियड्स हुए तो हो सकता है वो 28-30 दिन में अंतराल में बराबर से ना हो, थोड़ा उसमें आगे पीछे भी हो सकता है, अनियमित भी हो सकता है, परंतु धीरे धीरे करके वो क्या हो जाते हैं, आपके सामान्य हो जाते हैं। अगर अब हम बात करते हैं जनन स्वास्थ्य की, तो जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो शारीरिक और मानसिक विकारों से जो है वो मुक्त होता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित पोषण, नियमित व्यायाम, व्यक्तिगत सफाई जो है वो सब ज़रूरी होती है। किशोर अवस्था में तो इसकी महत्वता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि शरीर जो होता है वो तेज़ी से आपका बढ़ने लगता है, विकास करता है। और जो ग्रंथियाँ हैं, श्वेत ग्रंथि, तैली ग्रंथि होती हैं, जिसके कारण जो है वो बढ़ जाती हैं किशोर अवस्था के दौरान। तो शरीर से गंध भी आने लगती, बदबू आने लगती। तो आपको प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, सभी अंगों की सफाई अच्छी तरीके से करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जीवाणु और कवक जो होता है वो पनप सकता है आपके शरीर में, आपको संक्रमित कर सकता है, आप बीमार हो सकते हैं। और जैसे जो बच्चियां होती हैं किशोरावस्था के दौरान जो है जो लड़कियां होती हैं जिनमें ऋतुस्राव या पीरियड्स होते हैं, तो उस टाइम पे जो है सफाई का विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। गंदगी नहीं होनी चाहिए। गंदगी अगर बनी रहेगी, आपको समय समय पर पीरियड्स जब हो रहा तो समय समय पर पैड्स वगैरह भी चेंज करते रहना चाहिए। अगर गंदगी बनी रहेगी तो उस टाइम तो उससे चर्म रोग हो सकता है, खुजली हो सकती है, यौन रोग भी होने की आशंका जो है वो हो सकती है। तो इन सब बातों को जो है आपको ध्यान रखना चाहिए, साफ़ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम यहाँ पर चलिए कुछ बातें और जान लेते हैं। तो हमारे देश में जो है विवाह, ये तो आपको पता चल गया कि प्रजनन के लिए कब से कब तक कर सकते हैं, तो वो तो बहुत वो है। लेकिन विवाह के लिए जो है एक आयु निर्धारित की गई है। तो लड़कियों के विवाह के लिए जो है वो न्यूनतम आयु बच्चों 18 साल है और लड़कों के लिए विवाह के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 21 वर्ष है, जो कि कानून बना करके उसको निर्धारित कर दिया गया। उसके पहले जो है शादी नहीं होनी चाहिए। इसका जो है वो पालन किया जाता है। और इसका अगर कोई नहीं कर रहा है या पालन ना करना जो है वो कानूनन जुर्म है और उसके लिए सज़ा का भी प्रावधान है। तो ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो है 18 वर्ष से पहले लड़कियां जो है वो शारीरिक और मानसिक रूप से जो है वो माँ बनने के लिए तैयार नहीं होती हैं। और लड़के भी जो है अपना उत्तरदायित्व निर्वहन नहीं कर सकते हैं या उस कम एज में। तो उसके लिए निर्धारित कर दिया गया है कि इतना 18 वर्ष तक की लड़कियों की एज होनी चाहिए और 21 वर्ष तक जो है वो लड़के की एज होना चाहिए। इसके साथ ही जो है अगर ऐसा नहीं करेंगे तो स्वास्थ्य संबंधी भी कई समस्याएं जो हैं उत्पन्न होने का खतरा उनके साथ में हो सकता है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों आज की वीडियो क्लास में बस इतना ही। इसके आगे का जो है हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। आप चैप्टर ध्यान से पढ़ते रहिए, समझते रहिए। धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा चैप्टर। और बच्चों अगर पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों ये वीडियो क्लासेस एकदम फ्री हैं, तो आप भी लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।